हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के और पॉसिबल एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियोज़ देख ली हैं और अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच वॉज फाइनलाइज्ड बाय। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को किसने फाइनलाइज या एक्सप्लेन किया? इसको एक्सप्लेन किया अल्फ्रेड मार्शल ने। और हमने इसको लर्न कैसे किया था? CM से। C मीन्स कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। M मीन्स मार्शल। ओके, नेक्स्ट है कार्डिनलिस्ट यूज्ड डैश एज ए मेजर ऑफ यूटिलिटी। यहाँ बोला है कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कार्डिनलिस्ट किसका यूज करते हैं? सेटिस्फैक्शन का यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं, प्लेजर का यूज करते हैं, या सभी का? यस, करेक्ट आंसर है मनी का यूज करते हैं। यहाँ पर यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है और यूटिल को यहाँ पर मनी के इक्वल माना गया है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन रखी गई है कि जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। ये ऐसा क्यों बोला गया है? देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में है मैंगो और उसको मेजर करने के लिए वेइंग मशीन है। ये मैंगो का वेट है 5 kg और हम यहाँ पर जब मैंगो को मेजर करते हैं तो ये हमें दिखाती है 7 kg। जब सेकंड टाइम मेजर करते हैं तो दिखाती है 2 kg, फिर मेजर करते हैं तो दिखाती है 9 kg। अब देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट दे रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि ये मशीन खराब हो चुकी है। क्यों बोला आपने ऐसा? क्योंकि ये हमें करेक्ट मेजरमेंट नहीं दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जो मनी है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूटिलिटी को मेजर करता है और इसके साथ ही अजम्पशन डालकर इसे कांस्टेंट रखा गया है ताकि ये हमें अच्छे से मेजरमेंट दे सके। ओके, आई होप आपको ये अजम्पशन और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट है द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज। जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, या वर्टिकल होता है, या ओरिजोनटल होता है। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है? जब एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाती है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो वहाँ पर यूटिलिटी मिलती है वो पहले वाली यूनिट से कम होती है। ओके, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसी कारण मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है। ओके, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए टोटल यूटिलिटी कर्व शोज। जो टोटल यूटिलिटी का फॉलोइंग पार्ट है वो हमें क्या शो करता है? देखिए, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम होने के बाद टीयू गिरनी स्टार्ट हो जाती है और हमसे पूछ रहा है कि जब टीयू गिरती है तब मार्जिनल यूटिलिटी MU कैसी होती है? तो MU यहाँ पर नेगेटिव होती है और जहाँ पर TU मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पर MU कैसी होती है? उस पॉइंट पर MU 0 होती है और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेटिटी। ओके, देखिए यहाँ पर आंसर में है हमारे पास नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। यस, ये बोला था द फॉलोइंग पार्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व शोज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है। यस, नेक्स्ट है द यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू। ये बोल रहा है कि यूटिलिटी जनरली किससे रिलेटेड होती है? यस, जो यूटिलिटी होती है वो हमारी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन होती है। यूटिलिटी कोज है और जो सेटिस्फैक्शन है वो उसका अफेक्ट है। तो ये जो हमारी रिलेटेड है सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, सेटिस्फैक्शन। किसी चीज़ में हमें यूटिलिटी दिखती है, उसको हम कंज्यूम करते हैं, फिर उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन MU इज पॉजिटिव TU। ये हमें बोल रहा है कि जब MU पॉजिटिव होगा उस टाइम पे TU कैसा होता है। देखिए, यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा कि जहाँ पर ये MU पॉजिटिव पोर्शन में है उस टाइम पे TU क्या है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? यहाँ पर इंक्रीजेस। देखिए, यस, अगर यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि जहाँ पर TU मैक्सिमम होती है वहाँ पर MU क्या होती है? वहाँ पर MU 0 होती है और जहाँ TU गिरने लगती है तो वहाँ पर MU कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और अगर ये हमसे रिवर्स करके पूछ रहा है, जैसे MU इज पॉजिटिव तो TU क्या है? इंक्रीजेज। अगर MU इज 0 बोला जाए तो TU मैक्सिमम। अगर MU इज नेगेटिव TU डिक्रीजेज। ठीक है, तीनों आंसर मिल गए। नेक्स्ट है
इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, देखिए पूछ ही लिया यहाँ पर कि मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होगी तो वहां पर टीयू कैसी होगी, हमें ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है, हमें पता है इसका आंसर क्या है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड। वहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, ना जीरो होगी, ना यहाँ पर हम एडिशनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम होगी। क्लियर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी, ये कह रहा है कि लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है कि जब किसी कमोडिटी की सक्सेसिव यूनिट्स को हम कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती चली जाती है, तो यही क्या है हमारा लॉ ऑफ डीएमयू है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेक्ट है, यूटिलिटी इज एट अ मैक्सिमम विद द फर्स्ट यूनिट, ऐसा नहीं होता। इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ कंजप्शन इंक्रीजेज द एमयू, एमयू इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है। यहाँ पर बोला है एमयू विल फॉल एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है, एमयू फॉल होती चली जाती है जैसे हम उसकी ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाते हैं। फिर कह रहा है टोटल यूटिलिटी विल राइज एट ए फॉलिंग रेट एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, ये भी इनकरेक्ट। ओके, ये करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक अजप्शन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हम लास्ट की वीडियोस में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अजप्शंस को पढ़कर आए हैं, तो अब हमें ये बताना है कि कौन सी अजप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर नॉट बोला है, तो फर्स्ट है रेशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, मीन्स कंज्यूमर रेशनल है, बिल्कुल ये करेक्ट है। रेशनल का मतलब कंज्यूमर यहाँ पर सोच समझकर डिसीजन ले रहा है, वो इरेशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। अगर उसे कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करना है तो उसे पता है कि उससे उसे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, कौन सी कमोडिटी उसे कंज्यूम करनी है, कौन सी नहीं करनी, उसे सब पता है, तो वो रेशनल है, इरेशनली वो डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल, मीन्स यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटीज में मेजर कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। उसके बाद है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, और क्यों रहती है वो हमने एग्जांपल से समझ लिया है। ओके, तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, मतलब जो हम कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक कमोडिटी की अपनी यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरी कमोडिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों ए बी एंड डी उसके एजप्शन है, बट ये डी उसकी एजप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग इंडिकेट द करेक्ट कोड। यहाँ पर असर्शन दी है गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन इज इनवेरिएबली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स कंजप्शन बिहेवियर। देखिए यहाँ बोला है गोसेंस फर्स्ट लॉ, पहले तो हमें ये देखना है कि गोसेन का फर्स्ट लॉ होता क्या है। हमने देखा था कि गोसेन का फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू को बोलते हैं। अभी मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि गोसेन का सेकेंड लॉ कौन सा होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि गोसेन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि गोसेन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन इज इनवेरिएबली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, मीन्स गोसेन का फर्स्ट लॉ हर एक इंडिविजुअल पर इनवेरिएबली एप्लीकेबल हो जाता है। क्या ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने रेशनैलिटी वाली जो इसकी कंजप्शन पढ़ी थी उसमें क्या बोल रहा था कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है, मतलब वो सभी पर अप्लाई नहीं होती है, वो सिर्फ उन्हीं कंज्यूमर पर अप्लाई हो रही है जो रेशनली डिसीजन लेंगे। अगर इरेशनली कोई डिसीजन ले रहा है तो वहां पर लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता है, मीन्स गोसेन का फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हुआ है कि जो इसने बोला है इनवेरिएबली एप्लीकेबल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है रीजनिंग, इट सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। ये कह रहा है कि जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है डिमांड के लिए। ठीक है, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देखिए डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं, जब कोई भी पर्सन किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और उसे पता है उसे एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम मिल रही है पहले वाली से, तो अगर उसे ये बोल दिया जाए कि आप और एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करिए और एक्स्ट्रा यूनिट को लीजिए, तो क्या वो लेने के लिए रेडी होंगे? यस, एक कंडीशन पर वो लेने के लिए रेडी होंगे, वो बोलेंगे कि पहले आप इसके प्राइस को कम कर दीजिए, अगर आपने इसके प्राइस कम कर दिए तो मैं एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए रेडी हूँ। तो इसका मतलब अगर प्राइजेस को कम कर दिया तो वो उसको लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो वहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ, क्या था, जिसमें अगर प्राइजेस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइजेस ज़्यादा होंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर उसे सेटिस्फेक्शन कम मिल रही थी तो वो नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर प्राइजेस कम कर दिए जाए तो वो डिमांड को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर रीजनिंग करेक्ट है बट असर्शन रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर 4। ओके,
नेक्स्ट है द सेकंड ग्लास ऑफ वाटर गिव्स लेसर सेटिस्फेक्शन टू अ थ्रस्टी बॉय। मीन्स एक बॉय था जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, उसको एक ग्लास पानी दे दिया है। अब सेकंड जब ग्लास दिया है तो उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो उसको लेस सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो हमसे पूछा है कि अगर हम देखें तो इसमें से कौन सा केस है, लॉ ऑफ डिमांड का है? नहीं, इसमें प्राइस और डिमांड की बात होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है? नहीं, रिटर्न की कोई बात नहीं है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है, यहाँ यूटिलिटी की बात की जा रही है। लॉ ऑफ सप्लाई भी यहाँ पर नहीं है। देखिए यूटिलिटी की अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं कि लॉ ऑफ कौन सा, डिमिनिशिंग रिटर्न या यूटिलिटी, देखिए अभी हमने देखा कि यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है और यहाँ पर बात की गई है सेटिस्फेक्शन की, और इसीलिए ये बोला है कि अगर वो एक्स्ट्रा ग्लास को लेगा तो उससे उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कम मिल रही है, और ये किस में होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट है अ कंज्यूमर ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई इज इन इक्विलिब्रियम। The price of good X is rupees 10 and price of good Y is rupees 20 respectively. If the MUX is 60 utils, then the MUY is। देखिए जब भी तो कॉमोडिटी की बात की जाएगी तो वहाँ कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और जब वन कॉमोडिटी की बात की जाएगी तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? लॉ ऑफ डीएमयू। ओके, अब यहाँ टू कॉमोडिटीज की बात की जा रही है और बोला है कि वो इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में क्या सिचुएशन होती है, कौन सी उसकी इक्वेशन होती है? देखिए हमने पढ़ी थी इसकी इक्वेशन, एमयू एक्स डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ वाई। ये है इक्वेशन इक्विलिब्रियम की। ओके, अब देखिए जो जो डाटा हमें यहाँ दिया हुआ है हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एम यू ऑफ वाई कितनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एम यू एक्स कितनी दी हुई है? 60 यूटिल्स, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं 60 यूटिल्स। उसके बाद में डिवाइड बाय में क्या आएगा? प्राइस ऑफ एक्स, और प्राइस ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर? 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर एम यू ऑफ वाई हमें निकालनी है। उसके बाद डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ वाई, और प्राइस ऑफ वाई कितना है? 20। अब देखिए अगर मैं यहाँ से 0 को 0 कट कर दूँ और ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आता है? 6 2 जा 20, सॉरी 12, मीन्स यहाँ पर क्या आंसर आ गया? 120। ओके, मीन्स एम यू वाई कितनी हो गई? 120 यूटिल्स। क्लियर? यस, नेक्स्ट है विच इज कॉल्ड गॉसियंस सेकंड लॉ। गॉसियन का सेकंड लॉ किसे बोलते हैं हम? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? यस, नेक्स्ट है इफ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन कॉमोडिटी एक्स ही विल बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए वन कॉमोडिटी की बात आती है तो कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर वो इक्विलिब्रियम में होगा तो कौन सी इक्वेशन होगी? यस होगी वो एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। और अगर ये दोनों बात की जाए तो ये कौन सी हैं? डिस इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस हैं। और अगर एम यू एक्स ज़्यादा है प्राइस ऑफ एक्स से तो इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस में है, और अगर एम यू एक्स कम है प्राइस ऑफ एक्स से तो इसका मतलब कंज्यूमर डेफिसिट में है। और इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब एम यू एक्स इक्वल हो जाती है प्राइस ऑफ एक्स की। ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। Thank you friends, thanks for being here. Thank you.